औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is Zishan Hussain here and you watching Zia Learner Mind. तो लास्ट टाइम ये जो हमारा जो होल लेक्चर था उसमें हमने ओवरऑल इंटरफेस को तकरीबन डिटेल में पढ़ लिया था। तो आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एम फेज़। एम फेज़ को माइटोटिक फेज़ भी कहा जाता है और ये जो माइटोटिक फेज़ है इसको मेनली दो बड़े फेजेस में डिवाइड किया जाता है। उनमें से पहले वाला जो फेज़ है या जो बड़ा जो इवेंट है उसको कहा जाता है माइटोसिस, और दूसरे बड़े सेल डिवीज़न या माइटोटिक जो फेज़ है उसका जो दूसरा जो अहम पार्ट है उसको क्या कहा जाता है, मियोसिस। तो फिर माइटोसिस में होता क्या है ये हम देखने की कोशिश कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये जो माइटोसिस है इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि इसमें होता क्या है। तो फिर माइटोसिस ये क्या है, सेल डिवीज़न की एक टाइप है। क्या है? सेल डिवीज़न की एक क्या है, टाइप है, जिसमें एक सेल क्या हो जाते हैं, डिवाइड होके दो सेल्स बनाते हैं। एक सेल डिवाइड होके दो सेल्स बनाते हैं और इसकी सबसे बड़ी दूसरी खूबी ये है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पेरेंटल सेल और डॉटर सेल्स में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जिस सेल्स की डिवीजन हो रही है इसको कहा जाता है पेरेंटल सेल, पी सी में लिखता हूँ पेरेंटल सेल, और उसकी डिवीजन होने के बाद जो नए सेल्स बने हैं उनको कहा जाता है डॉटर सेल्स। डीसी से मैं यहाँ पे शो करता हूँ। अच्छा जी, अब ये जो माइटोसिस है ये भी एक बहुत ही अहम ये जो प्रोसेस है, इसको मेनली क्या किया जाता है, दो बड़े फेजेस में क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। टू फेजेस में इसको क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। उसमें से पहले वाले फेज को कहा जाता है कैरियोकाइनेसिस। और दूसरे फेज को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है साइटोकाइनेसिस। पहले वाले फेज को कहा जाता है कैरियोकाइनेसिस और दूसरे फेज को क्या कहा जाता है, साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में होता क्या है, कैरियोकाइनेसिस में या माइटोसिस का वो फेज जिसमें सेल की न्यूक्लियस है उसकी डिवीजन हो, न्यूक्लियस की क्या हो, डिवीजन हो। न्यूक्लियस की डिवीजन वाले फेज को क्या कहा जाता है, कैरियोकाइनेसिस। जबकि साइटोकाइनेसिस का मतलब है कि जिसमें क्या होता है, पहले यहाँ पे न्यूक्लियस डिवाइड होगा, न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद जो नेक्स्ट फेज स्टेप है उसमें क्या होगा, सेल का जो पूरा जो होल साइटोप्लाज्म है इसकी क्या हो जाती है, डिवीजन हो जाती है। सेल की जो साइटोप्लाज्म है उसकी डिवीजन हो जाती है। अच्छा जी, तो फिर हम सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस है इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो फिर कैरियोकाइनेसिस को मजीद 4 फेजेस में क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। 4 फेजेस में इसको डिवाइड किया जाता है। उसमें से पहले वाले फेज को क्या कहा जाता है, प्रोफेज। द फर्स्ट वन इज प्रोफेज। दूसरे वाले फेज को क्या कहा जाता है, मेटाफेज।
और जबकि तीसरे वाले फेज को कहा जाता है एनाफेज और चौथे वाले फेज को कहा जाता है टीलोफेज। अच्छा जी, तो फिर हम सबसे पहले प्रोफेज की बात कर ले। तो प्रोफेज में होता क्या है? प्रोफेज में ये होता है कि हमारे पास होल कोई सेल हो, तो सेल के अंदर नॉन डिवाइडिंग हालत में क्रोमोसोम्स है वो क्रोमेटिन की शक्ल में होते हैं। ये सेल का क्या है? न्यूक्लियस है। जब सेल नॉन डिवाइडिंग फेज में हो तो बिल्कुल क्रोमोसोम दागा नुमा स्ट्रक्चर की फॉर्म में होते हैं और इसको कहा जाता है क्रोमेटिन। इसको क्या कहा जाता है? क्रोमेटिन। अच्छा, अब प्रोफेज में होता क्या है? क्रोमेटिन कंडेंस हो जाते हैं, सुकड़ जाते हैं और सुकड़ने के बाद ये क्रोमोसोम्स की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं और यूं हमारे पास क्रोमोसोम्स बन गए, क्रोमोसोम्स की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। अच्छा जी, इसके बाद है जो सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट हुआ था, सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट हुआ था वो सेल के साइटोप्लाज्म से क्या हो जाते हैं? अपोजिट पोल की जानिब क्या होते हैं? मूव कर लेते हैं टुवर्ड्स द अपोजिट पोल और इसके बाद अपोजिट पोल पे जाके ये क्या हो जाते हैं? अरेंज हो जाते हैं, सेंट्रियोल्स। अच्छा, दो चीज़ें हमने यहाँ तक अभी तक पढ़ ली है हम। अच्छा, इसके बाद है अब सेंट्रियोल्स अपोजिट पोल्स पे पहुँचने के बाद यहाँ से फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, धागा नुमा स्ट्रक्चर्स बनाते हैं और इन धागा नुमा स्ट्रक्चर्स को क्या कहा जाता है? स्पिंडल फाइबर्स कहा जाता है। सेंट्रियोल्स अपोजिट पहुंच पे जो साइड पे पहुंच गए, पहुंचने के बाद यहाँ से स्पिंडल फाइबर बनना स्टार्ट हो जाते हैं। जो ही स्पिंडल फाइबर्स एलोंगेटेड होते हैं, होने के बाद ये जो न्यूक्लियस के साथ टच करें तो फिर न्यूक्लियस क्या होने लगते हैं? डीजेनरेट होने लगते हैं। न्यूक्लियस क्या हो जाते हैं? डीजेनरेट या ये ख़त्म हो जाते हैं, सिंपल सी बात है। और ये तो सारे चेंज हो गए जी हमारे पास क्रोमोसोम्स। अब ह्यूमन की केस में टोटल यहाँ पे हमारे पास कितने क्रोमोसोम्स होंगे? ह्यूमन की बात कर ले तो 46 क्रोमोसोम होंगे। तो जस्ट यहाँ पे आपको समझाने के लिए मैंने क्या किया है? 2 ही क्रोमोसोम्स यहाँ पे शो किए हैं। अब होगा क्या? ये जो क्रोमोसोम्स 2 क्रोमेटिड मिलके, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक क्रोमेटिड हो और ये क्रोमेटिड हो, तो दोनों क्रोमेटिड्स आपस में मिलके क्या बनते हैं? क्रोमोसोम्स। और क्रोमोसोम्स जिस जगह पे आपस में जुड़े हुए हैं, जिसको मैंने ब्लू कलर से शो किया है, अब यहाँ पे देख सकते हैं। अच्छा, इस जगह को कहा जाता है सेंट्रोमेयर, इसको कहा जाता है सेंट्रोमेयर। और इसी सेंट्रोमेयर के ऊपर एक ख़ास किस्म की क्या होती है? प्रोटीन होती है और इस प्रोटीन को कहा जाता है काइनेटोकोर। क्या कहा जाता है? काइनेटोकोर। तो स्पिंडल फाइबर इलोंगेट होने के बाद किसके साथ अटैच हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं, ये जुड़ जाते हैं इसी काइनेटोकोर प्रोटीन के साथ और यहाँ पे ये इसके साथ जुड़ जाते हैं, जुड़ गए हैं जी। ठीक है, तो ओवरऑल होल हमारे पास प्रोफेज में क्या होता है? बिल्कुल ऐसा ही होता है जो कि ऑलरेडी मैंने यहाँ पे अभी डिस्कस किया है। अच्छा, इसके बाद है नेक्स्ट। अच्छा, अब प्रोफेज में होता क्या है कि ये जो अरेंजमेंट हुआ है या स्पिंडल फाइबर्स आके क्रोमोसोम्स के साथ जुड़ तो गए हैं मगर एक ख़ास लेवल या सीक्वेंस में नहीं होंगे, अरेंजमेंट प्रॉपर्ली नहीं होंगे। ठीक है, कोई यूं हालत में इसके साथ जुड़े हुए हैं, कुछ ऊपर होंगे, कोई नीचे होंगे, एक ख़ास लेवल में बिल्कुल प्रॉपर तरीके से क्रोमोसोम्स की अरेंजमेंट यहाँ पे नहीं होती है। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट जो फेज़ इधर से आगे वो स्टार्ट होता है। नेक्स्ट जो फेज़ है इसमें क्या होता है? नेक्स्ट फेज़ जिसका नाम है मेटाफेज़,
इसका नाम क्या है, मेटाफेज। अब मेटाफेज में होगा क्या, जितने भी क्रोमोसोम्स यहाँ पे बने थे, ठीक है, अभी जितने भी जो क्रोमोसोम्स यहाँ पे बने हुए हैं, अच्छा ये क्या होंगे, पहले तो प्रोफेज के लास्ट स्टेप में क्या था, बिल्कुल ये इरेगुलर तरीके से आपस में जुड़े हुए थे, मगर मेटाफेज में ये बिल्कुल सेल के इक्वेटोरियल रीजन पे, सेल के बिल्कुल सेंटर में सारे क्रोमोसोम्स क्या होंगे, अरेंज होंगे। और इसी अरेंजमेंट को, जिसमें प्रॉपर तरीके से सेल के इक्वेटर में क्रोमोसोम्स आके अरेंज हुए हैं और यहाँ पे जुड़े हुए हैं स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम के साथ, और इस अरेंजमेंट को क्या कहा जाता है, मेटाफेज प्लेट। तो मेटाफेज में क्या होता है, मेटाफेज प्लेट बनते हैं जिसमें सेल के बिल्कुल इक्वेटोरियल रीजन पे क्रोमोसोम्स स्पिंडल फाइबर के साथ जुड़े होते हैं। अच्छा जी, इसके बाद स्टार्ट होता है एनाफेज। क्या होता है, एनाफेज स्टार्ट होता है। अब एनाफेज में ये होता है कि ये जो स्पिंडल फाइबर्स और जो सेंट्रियोल्स है वो क्या कर लेते हैं, क्रोमोसोम्स को एक ख़ास किस्म की इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर लेते हैं और उसको क्या कर लेते हैं, खींचते हैं, ठीक है। अब खींचने की वजह से क्या हो जाता है, स्पिंडल फाइबर जो कि किसके साथ जुड़े हुए हैं, क्रोमोसोम्स के साथ जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से ये जो होल सेंट्रियोल और स्पिंडल फाइबर मिलके सारे जो क्रोमोसोम्स, हाफ क्रोमोसोम्स को सेल के एक साइड पे क्या कर लेते हैं, खींच लेते हैं, और हाफ क्रोमोसोम के सेल के दूसरे पोल पे क्या कर लेते हैं, खींचते हैं। और जिसके नतीजे में क्रोमोसोम, हाफ क्रोमोसोम सेल के बिल्कुल कहाँ पे होते हैं, इस पोल पे जाके अरेंज हो जाते हैं, यहाँ पहुँच जाते हैं, और हाफ क्रोमोसोम यहाँ पे अरेंज होते हैं, यहाँ पे इसके साथ अटैच हो जाते हैं। तो एनाफेज में क्या होता है कि स्पिंडल फाइबर की लेंथ डिक्रीज होती है। डिक्रीज क्यों हुआ, क्योंकि सेंट्रियोल्स ने उसको क्या कहता है, एक फोर्स अप्लाई किया था, जिसकी वजह से ये जो होल जो क्रोमोसोम है वो सेंट्रियोल्स के टूवर्ड्स उसकी क्या हो जाती है, उसके टूवर्ड्स ये मूव कर लेते हैं, जिसकी वजह से हाफ क्रोमोसोम एक पोल पे पहुंच जाते हैं और हाफ क्रोमोसोम दूसरे ये जो पोल पे ये जो मूव करते हैं। अच्छा, इसके बाद है नेक्स्ट और जो लास्ट जो फेज है किसका, कैरियोकाइनेसिस का, उसको कहा जाता है टीलोफेज। इसको क्या कहा जाता है, टीलोफेज। अच्छा, अब टीलोफेज में क्या होता है, ये बिल्कुल प्रोफेज का रिवर्स होता है। क्या होता है, रिवर्स होता है, उसके बिल्कुल अपोजिट होता है। अपोजिट का क्या मतलब है कि प्रोफेज में क्या हुआ था कि ये जो क्रोमेटिन कंडेंस होकर क्रोमोसोम बना था ना, अब यहाँ पे उलट क्या होगा, क्रोमोसोम्स फिर से कंडेंस होके क्या बनते हैं, क्रोमेटिन बनते हैं। क्या होते हैं, क्रोमेटिन बनते हैं। अच्छा, यहाँ पे प्रोफेज में क्या हुआ था, वहाँ पे न्यूक्लियस है ना वो डिसअपियर हुआ था या डिजेनरेट हुआ था। यहाँ पे फिर से न्यूक्लियस बनना स्टार्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। जबकि ये जो प्रोफेज में हमारे पास क्या था, प्रोफेज में यहाँ पे सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट की शक्ल में थे, मगर यहाँ पे अब क्या होंगे, यहाँ पे हमारे पास सेंट्रियोल्स सिंगल ही होंगे। अच्छा जी, अब इसके बाद है ये जो यहाँ तक टीलोफेज में क्या हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं। अब गौर करें ना, पहले हमारे पास एक न्यूक्लियस थे, अब इस होल स्टेप या सीरीज ऑफ स्टेप्स को फॉलो करने के बाद अब एक न्यूक्लियस से हमारे पास दो न्यूक्लियस हो गए, इनका मतलब है न्यूक्लियस। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप है, न्यूक्लियस की तो डिवीजन हो गई, अब मुकम्मल दो सेल बनने के लिए साइटोप्लाज्म का इसका डिवीजन होना भी क्या है, ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा कंपलसरी है, अदरवाइज सेल डिवीजन हो ही नहीं सकता। अब साइटोप्लाज्म की जो डिवीजन है इसको क्या कहा जाता है, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस प्लांट और एनिमल में क्या होता है, थोड़ा डिफरेंट होता है। प्लांट और एनिमल में क्या होता है, डिफरेंट होता है। अच्छा, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एनिमल की।
एनिमल का जो सेल है उसमें क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन है ना, वो अंदर की तरफ धंस जाते हैं, इन्वेजिनेट होते हैं, अंदर की तरफ धंस जाते हैं। फिर ये आगे प्रोसीड करते हैं, करते 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 दोनों साइड पे साइटोप्लाज्म बनना, जो ये इन्वेजिनेट होते होते एक दूसरे के साथ टच होते होते आगे ये जो पहुंच गए, जो ही एक दूसरे के साथ मिल गए, मिलने के बाद एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, बिल्कुल अलग हो जाते हैं। और इस तरह ये जो एक साइटोप्लाज्म था, अब हमारे पास दो साइटोप्लाज्म हो गए। इस प्रोसेस को कहा जाता है क्लीवेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्लीवेज, CLEA, क्लीवेज फरोस बने हैं। और इसके नतीजे में क्या हुए हैं, एक साइटोप्लाज्म से दो साइटोप्लाज्म बने। अच्छा, अब ये जो साइटोकाइनेसिस है प्लांट में लिटिल बिट क्या होता है, डिफरेंट होता है। अब फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कोई प्लांट सेल हो, मिसाल दे रहा हूँ, ये कोई हमारे पास क्या है जी, कोई प्लांट सेल है, तो दो न्यूक्लियस तो ऑलरेडी बन गए जी। अच्छा, दो साइटोप्लाज्म भी बनने हैं, तो फिर क्या होगा, गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी वेसिकल्स है ना, सेल के बिल्कुल सेंटर में वेसिकल्स बनाएंगे जी, ये उसकी सिक्रेशन होगी, सेल सिक्रेशन होगी, वेसिकल्स बनाएंगे। अच्छा, बनने के बाद यही जो वेसिकल्स है वो एक दूसरे के साथ फ्यूज होने लगते, फ्यूज हो गई जी, आपस में फ्यूज हो गई। फ्यूज होते 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 ये साइटोप्लाज्म की पहले वाले एंड और दूसरे वाले एंड के साथ क्या हो जाते हैं, ये जो फ्यूज हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। और जुड़ने के बाद आखिरकार हमारे पास ये दो हिस्सों में क्या हो जाते हैं, तकसीम हो जाते हैं, या दो हिस्से बन जाते हैं। दो साइटोप्लाज्म बन गए जी, दो न्यूक्लियस ऑलरेडी बने थे, ठीक है। और इस तरह हमारे पास जब दो साइटोप्लाज्म बनने के बाद ये दोनों एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। इस अलग होने की साइटोप्लाज्म की डिवीजन को, जो कि प्लांट में जिस तरीके से हो रहा है, इसको कहा जाता है फ्रेगमोप्लास्ट, PHARAG, फ्रेगमोप्लास्ट कहा जाता है। तो एक लंबी सी टॉपिक आज कंप्लीट हो गई। उम्मीद करता हूँ कि आपको सही तरीके से समझ आया होगा। तो इंशाल्लाह आज के लिए इतना ही काफ़ी है। एक और नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपसे फिर मिलते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।